नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष राजपूत। आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे अपनी ढपली अपना राग। ये कहावत आज मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए क्यों सही है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, अपनी ढपली अपना राग मध्य प्रदेश की राजनीति में इस कहावत के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी नेता इन दिनों अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे हुए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो नामांकन भरे गए, उसमें यह साफ तौर पर देखा गया। अगर बीजेपी की बात करें तो सोमवार को जबलपुर में राकेश सिंह के नामांकन के दौरान शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, लेकिन पास में मंडला लोकसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ कोई भी दिग्गज नेता मौजूद नहीं रहा, जबकि क्षेत्र में उनका खासा विरोध हो रहा है। तो उधर सीधी सीट से रीति पाठक का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में नामांकन के दौरान उनके साथ भी बीजेपी का कोई कद्दावर नेता नजर नहीं आया। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस में भी देखने को मिला। आज छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ और उनके बेटे ने नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल शक्ति प्रदर्शन किया, मगर कांग्रेस के दिग्गज नेता सिंधिया और दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए। जबकि गुना और भोपाल सीट पर चुनाव के लिए अभी लंबा समय है। इसका मतलब साफ है कि नेता अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये कहावत कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नेता अपनी ढपली अपना राग गाने में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, विरोध थमने के नाम नहीं ले रहे और उस बीच तमाम जो नेता हैं अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे हुए हैं। कमलनाथ नकुलनाथ के साथ निकलते हैं, शिवराज सिंह चौहान राकेश सिंह के नामांकन में जाते हैं, पर पास में फग्गन सिंह कुलस्ते रहते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सियासत में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए राजनेता अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन जहां तक बात मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की है तो मध्य प्रदेश में और खास तौर पर सियासी गलियारों में नकुलनाथ की एंट्री कराने के लिए कमलनाथ उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं और ये इसे संयोगी कहा जाएगा कि दोनों के चुनाव की तारीखें, मतदान की तारीखें एक हैं और आज दोनों ने ही अपना नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा छिंदवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव के लिए कमलनाथ प्रत्याशी हैं, जहां पर उनके सामने बीजेपी के बंटी साहू हैं। तो वहीं लोकसभा की बात करें तो यहां पर नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने बीजेपी के नत्थन शाह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। ऐसे में नकुलनाथ के राजनीतिक करियर को बनाने संवारने के लिए कमलनाथ उन्हें एक तरह से उंगली पकड़कर चला रहे हैं और राजनीति में इस तरह से देखा जाता है, जब पिता पुत्र की जोड़ी इस तरह से सियासत में आती है तो पिता अपनी विरासत सौंपने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात है मनीष, तो बीजेपी में ये बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नामांकन दाखिल करने के समय जबलपुर पहुंचे, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता थे, लेकिन इस बीच में इस बात को लेकर भी इल्म किया गया कि जो नामांकन दाखिल करते समय 5 से ज्यादा लोग थे और कलेक्टर ने इस मामले को लेकर एफआईआर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी इसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन दाखिल करते समय कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। वजह उसकी साफ मानी जा रही है कि कुछ दिन पहले फग्गन सिंह कुलस्ते का एक स्टिंग वीडियो वायरल हुआ था और उसमें तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लिहाजा अब उसे उस नाम वहां से हटाना काफी मुश्किल था और ये कोई पहला मौका नहीं है जब फग्गन सिंह कुलस्ते इस तरह के विवादों में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ अजय शाह जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी। मनीष जी नमस्ते। अजय जी, आप लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल कर चुके हैं, सब दाखिल कर रहे हैं, जिसमें विरोध के सुर भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि आदिवासियों को सदैव बीजेपी ने इस्तेमाल की वस्तु इस्तेमाल की क्या माना है जी, बिल्कुल चाइनीज माल, यूज एंड थ्रो। जब तक आप उनके काम के व्यक्ति हैं आपका शिरोधार्य करेगी और जिस दिन आप उनके काम के व्यक्ति नहीं रहेंगे वो आपको उतार के फेंक देती है। जैसे कि आप देखिए बगल में ही शहडोल लोकसभा है जी। पिछले बार जब उपचुनाव में मंत्री जी को मंत्री पद के त्याग देने के लिए बात भी किया बीजेपी ने ताकि वो वहां पे जीत सके, वो जीते भी,
लेकिन इस बार उस जीते हुए मंत्री को उन्होंने टिकट देना भी मंजूर नहीं किया। यही मंडला की बात आप करें, आदिवासी 3 बार 4 बार के इन्हीं कुलस्ते जी के छोटे भाई वो 4 बार विधायक बने, लेकिन बीजेपी ने क्योंकि वो आदिवासी था उसको मंत्री बनाना स्वीकार नहीं किया। तो ये सिर्फ आदिवासियों को हित नहीं चाहती, अहित चाहती है, और जब भी मौका मिलता है उसका अहित ही करती है। ये है बीजेपी। जी आपने बीजेपी के ऊपर तो सारी चीजें बोली, कांग्रेस की भी बात करिए। आप दिग्विजय सिंह अपना क्षेत्र सजाने में लगे हैं, बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना क्षेत्र सजाने में लगे, तो कांग्रेस में भी तो ये चीजें देखी जा रही है। देखिए ऐसा है, कहाँ नहीं गए हमारे लोग। सबसे पहले बात है इसी मंडला की बात कर दीजिए। जी हमने अजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता केतन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन जी बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी नमस्कार। चेतन जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता अजय शाह भी जुड़े हुए हैं, वो और विरोध के सुर, और एक तरह से देखा जाए तो सब नेता अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की राजनीति होती है कि जब तक वहां से तेल निकल सकता है तेल निकालें, और जब नहीं हो तो उसको एक दरकिनार कर दिया जाए, इसलिए नेता अपने अपने क्षेत्र को सजाने में लगे हुए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है वंशवाद की, कांग्रेस की नीति रही है सामंतशाही की, पूंजीवादियों की पार्टी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मेरी पूरी सिंपैथी अजय जी के साथ है। अजय जी को अभी हरदा टेमरनी का काम दिया है, लेकिन बैतूल जैन को चुनाव का टिकट नहीं दिया। अरे भैया, आदिवासी बंधुओं के बीच में जो पढ़े लिखे वर्ग से लोग आते हैं, कम से कम उनकी चिंता करें। अगर वो पार्टी में अच्छी जगह आएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को मिलता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जिन वर्गों के लिए जो सीटें आरक्षित है, उन सीटों पर जो बेहतर परफॉर्मेंस के लोग हैं, जिनका समाज में अपना दायरा है, सम्मान है, समाज के प्रति निष्ठा है, समाज के प्रति उनका भी समर्पण का भाव है, हमने सेवा करने वाले लोगों को ही सेवा का काम में फिर से लगाया है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को। चेतन जी बीजेपी में भी अपनी ढपली अपना राग गाता हुआ दिख रहा है। आप जबलपुर में देखेंगे तो राकेश सिंह के नामांकन के दौरान शिवराज सिंह चौहान वहां पे मौजूद होते हैं, पर पास में ही फग्गन सिंह कुलस्ते के पास नहीं जाते, जबकि विरोध के सुर सबसे ज्यादा वहीं से हो रहा है, उनका वहां पे विरोध जताया जा रहा है। तो क्या पार्टी को सिर्फ अपने ही क्षेत्र दिख रहा है, अब उम्मीदवार प्रत्याशी इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को पहले से ही तय है कि कौन कहाँ जाएगा। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय थावर चंद गहलोत जी, ये लोग इन लोगों के नामांकनों में गए हैं। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम तय है। देखिए एक साथ सब लोग एक ही जगह तो नहीं जा सकते ना। निश्चित रूप से चुनाव के प्रचार प्रसार में जब वहाँ की सारी कवायद प्रारंभ होगी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश के गरीबों के मसीहा हैं, भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन लीडर हैं, और माननीय शिवराज जी का उस लोकसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से दौरा भी होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की सभा भी होगी। क्योंकि आज जो परिणाम इस मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, मध्य प्रदेश की जनता को इस बात को ही लेकर पश्चाताप है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, और उनके अपने कहीं ना कहीं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी किन्हीं कारणों से पीछे रह गए। तो जनता चाहती है कि इस बात को लेकर के जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार करे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति सिंपैथी की भी लहर है। चेतन जी, नहीं लगता मंडला सीट पर थोड़ा बीजेपी का खतरा मंडरा रहा है? इस चीज से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? फग्गन सिंह कुलस्ते, देखिए हम तो हर सीट पर खतरा मानते हैं, हम तो हर सीट पर खतरा मानते हैं, और खतरा मानकर ही हम सजग होकर के युद्ध की तैयारी करते हैं, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे बॉर्डर का हो। और निश्चित रूप से अगर हम अलर्ट होकर के काम करेंगे तो जितने खतरे हैं वो सब संभावनाओं में तब्दील हो जाएंगे। ऐसी पार्टी की रणनीति है और ऐसा हम लोगों का मानना भी है। और जहां जहां हमको ज्यादा खतरा है वहां हम और ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। आज के चैनल पे पूरी जवाबदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी, पर चेतन जी ऐसा दिख तो नहीं रहा, क्योंकि आप मंडला की बात कर रहे हैं, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते का स्टिंग सामने आता है, जिसके विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं इस समय। क्यों? मतलब पार्टी अध्यक्ष को भी नहीं सूझ रहा है कि वो जो उम्मीदवार है उसके क्षेत्र में जाके लोगों को समझाई दें। ऐसा ये क्या इस बार आ गया है कि पार्टी में हर नेता सिर्फ अपने ही क्षेत्र का स्टार प्रचारक बना हुआ है? नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वे सारे प्रदेश में दौरा करने जाएंगे, सभाएं लेने जाएंगे जी। और जिन लोगों के कंधों पर चुनाव की खुद की स्वयं की जवाबदारी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से उनको अपना अधिकतर समय
अपने चुनाव क्षेत्र में देना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के ये आशय कतई नहीं लगा सकते हैं कि बाकी जगह पर उन नेताओं की डिमांड नहीं है या वो जाना नहीं चाहते हैं। पार्टी समय समय पे जो भी जवाबदारी देगी, पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। क्या रणनीति रहेगी मंडला सीट पर? मतलब आक्रोश तो देखने को मिल रहा है पब्लिक का वहां पर। अब आपने जैसा कि बताया कि पार्टी में अपने क्षेत्र देखने के लिए निर्देश जारी करें, तो मंडला सीट में फग्गन सिंह कुलस्ते को बचाने के लिए, जो कि आपकी उम्मीदवार है, उनको बचाने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रणनीति है वो तो रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जितने भी हैं सब आज से नहीं, लगातार 6 महीने से पूरे क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या अच्छा हो सकता, बेहतर जानकारी के साथ पूरी टीम वर्क कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी यदा तदा जो देखने को मिल रही है, इसका कोई वहाँ के चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग रूठे हुए हैं, जो पार्टी की विचारधारा के हैं, वे पार्टी की विचारधारा के साथ ही मिलकर के काम करेंगे। उन लोगों से बात की जाएगी। अगर कहीं उनकी कोई अपनी समस्या है, पार्टी के प्रति अगर उनका कहीं राग देश है, तो उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। जी, और आपको बता दें आज मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी एक बयान सामने आता है जिसमें वो साफ कहते हैं कि सुमित्रा महाजन ने इंदौर सीट से चुनाव न लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन पर दबाव बनाया था। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी से कहिए पहले अपने घर के बर्तन दे दिए, बहुत ज्यादा बज रहे हैं जी, और जो बंद सूटकेसों में और बंद पेटियों में जा रहा है, जरा उसकी चिंता कर लें। वहाँ तो नहीं चला गया उनका भी कुछ ही, क्योंकि बहुत ज्यादा सज्जन सिंह जी का भी नाम है इस मामले में चर्चित। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता क्या। तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी बहुत सारी बाकी है, जिनको अपने बंगले और अपने आशियाने देखना चाहिए, दूसरों पर पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करे, उसी में सज्जन जी की भलाई है। जी, चेतन जी हमारे साथ वही कांग्रेस नेता अजय शाह भी जुड़े हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? देखिए, ऐसा है, सज्जन सिंह जी की बात कर रहे हैं और वो जो पैसे जो पकड़े गए हैं अभी, आप ये बताइए कि जो जिसलिए बदनाम करना चाहते हैं ये लोग कि ओएसडी जो हमारे सीएम साहब के थे उसके यहाँ क्या पकड़ा गया, और जो भी पकड़ा गया उसमें 3 लाख तो किसी के घर में भी हो सकते हैं। ये जो 10 करोड़ पकड़ा गया है वो कौन है? वो खुद उसने बोला है कि भाजपा अजय जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बदनाम करने अजय जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपके ही कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा देश के प्रधानमंत्री को एक गली का पार्षद जैसे भाषण देने वाला बोलता है, तो ऐसी चीजें आपके यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। आप वो मत बोलिए, आप ये बताइए इस बार जो स्थिति सामने आ रही है, जो स्थिति में हर नेता अपने ही क्षेत्र में है, विरोध के सुर जनता के सामने साफ दिख रहे हैं, तो क्यों पार्टी के बड़े नेता दिग्गज इस चीज के बारे में नहीं सोच रहे? आप आदिवासी सीटों की बात कर रहे हैं या सब सीटों की बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो आज नकुलनाथ कमलनाथ के रोड शो जो हुए, वहां पर ना दिग्विजय सिंह थे, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सब अपना अपना क्षेत्र देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कमलनाथ को सिर्फ उनके बेटे ही दिख रहे हैं, स्टार प्रचारक के तौर में वो जा रहे हैं, बाकायदा छिंदवाड़ा गढ़ रहा है उनका, बाकी क्षेत्र क्यों नहीं देखा जा रहा? वो तो हर जगह जा रहे हैं। अभी हरसूद में 14 तारीख को, सीधी में 13 तारीख को, हर जगह वो जा रहे हैं आज, क्योंकि उनको भी नॉमिनेशन भरना था जी, और उनके बेटे को भी नॉमिनेशन भरना था, इसलिए वो छिंदवाड़ा में है। तो इसमें बड़ी बात तो क्या है? मैं तो बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया इतने दिन से हमारे राजा साहब भोपाल में घूम रहे हैं, इनको कौन इनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर रहा है? थोड़ा बता तो दे। बताइए चेतन जी, बताइए। मेरे मित्र को बड़ी परेशानी है, आप इनसे ये कहिए ये राजा साहब की 3 से 4 लाख की संभावित हार पे चिंता करें, उसको बचाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता इनके नेता राजा साहब को चुनाव हरा करके आएगा, पूरी जवाबदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ जी। मतलब इसीलिए इनके हमारे तोमर साहब कहते हैं, साहब ग्वालियर से भाग के मुरैना गए, वहां पब्लिसाइज हो गया कि वो मुरैना से लड़ेंगे। अब वो उनका दुख ये होता है कि साहब मुझे तो मालूम नहीं मुझे कहां से लड़ाएंगी कि नहीं पार्टी। तो ये इतने बड़े दिग्गज का दुख है, ये हार का गम मना रहे हैं या डर के मारे बता रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे चेतन भाई से। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं को धूल चटाएगा। मेरी बात जिम्मेदारी के साथ आप लिख लीजिए। आपके जितना शौर्य बल है, जितना आपके परिवार का बल है, एक परिवार की पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है, और लोगों की पार्टी और परिवार की पार्टी में बहुत अंतर होता है। जन सैलाब हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है,
इस हिंदुस्तान में गद्दार कम लोग रहते हैं, राष्ट्रवादी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं हो। खास तौर से जहां आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, ये राजा भोज की वो नगरी है जिसने कभी अपने आप को कलंकित नहीं होने दिया, विपरीत परिस्थितियों में नहीं होने दिया। आज तो हम बहुत अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता राजा साहब को चुनाव हराएगा, ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। साहब एक बार आप ही के गौर साहब बोलते थे, इस बार बाबूलाल गौर एक बार। अरे साहब आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए और आप अपनी चिंता करिए ना। भक्त की बात की है, आप बता दीजिए साहब स्वतंत्रता संग्राम में क्या आरएसएस की आपकी जो मात्र संस्था है उसका क्या वो रहा है, एक छंगी उंगली काट के भी सुन लीजिए अजय जी, अजय जी इसमें अपने राष्ट्र उसपे नागपुर पे अजय जी 1947 के देश का विभाजन आपने कराया है, आपकी पार्टी ने 1947 का विभाजन कराया है। हिंदुस्तान की मातृभूमि का 50,000 किलोमीटर का एरिया चाइना को तस्करी में सजा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखो, दूसरे के देश में घुस करके मारा और जो घर में घुसा फिर उसको मारा, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हम राष्ट्रवाद के साथ चलते हैं, हम गद्दारों के साथ नहीं चलते हैं। अब एक बात और आप सुन लीजिए, शायद ये ब्रेकिंग न्यूज है, कल भी साधना न्यूज पे मैंने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साइन है और उस वक्त आपके ये पुरोधा मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे, मना कर दीजिए। आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आपकी जानकारी ठीक नहीं है। आप नेहरू जी को कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उस कश्मीर के लिए ही पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हुए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा था, 2 विधान 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमारी सरकार आने दीजिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। धारा 370 चेतन जी जम्मू कश्मीर, चेतन जी हम बहुत दूर जा रहे हैं साहब, 3.5 साल आपकी की सरकार। अजय जी आपको रोकना चाहूंगा। अरे सर हमको पता है, लेकिन आप जैसे लोग बैठे हैं ना राज्यसभा में, बहुमत आप लोगों का है, आप लोगों का बहुमत है। अजय जी शांत हो जाइए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय जी आपको शर्म क्यों नहीं आई तब? 2 विधान और 2 संविधान और 2 जनशांत में आपने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, उस वक्त आपकी शर्म और हयात कहाँ चली गई थी? कोई शर्म की बात नहीं है। विधानसभा में जब हमने कहा ये प्रस्ताव रखिए, पारित करिए, जब उन्होंने नहीं करा तब हमने उनसे समर्थन किया चाहता था कि शर्मो हरा का हया का। नहीं शर्म तो अगर कांग्रेस को होती तो 62 साल के राज में 62 साल के राज में अजय जी आपसे सवाल। अजय जी नहीं मरता, गैस की लाइन में नहीं लगता, डीजल पेट्रोल की लाइन में नहीं लगता जी। कि कहाँ की बात कर रहे हैं? आज भी हिंदुस्तान में जो ज्वलनशील पदार्थ घूम रहे हैं आप ही लोगों की देन है। देश का नमक खाने के बाद आप इस देश के लोगों को भारत माँ का वंदे मातरम का गान नहीं करा पाते, आप किस मुंह से अजय जी बात करते हैं? आप ठीक है, वंदे मातरम की बात सुन लीजिए। आप देखिए, आप सबसे बोलते हो कि वंदे मातरम, आपके राकेश सिन्हा और संबित पात्रा टीवी पे वंदे मातरम गाना नहीं चाहते। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो और दूसरे लोग को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। भावना को भड़का कर आप भाई से भाई को देश का गान है वंदे मातरम, आप ध्यान रखिए, देश का गान है, राष्ट्र का मान है वंदे मातरम। मैं मानता हूँ, कांग्रेस भी मानती है, कांग्रेस का कोई भी। अरे सर कांग्रेस नहीं मानती है तो दिक्कत है, कांग्रेस नहीं मानती है तो दिक्कत है कि आप तिरंगा भी नहीं लहराते 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर्स पर। बताइए राष्ट्र भक्ति किसके पास भरी है? राष्ट्रवाद पर कांग्रेस पूरी तरह से फैले, देशद्रोहियों पर देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी। हम लेकर आए क्या? बताओ हिंदुस्तान की जनता को, आओ बिरयानी खाओ, हिंदुस्तान के टुकड़े करो, भारत माँ के टुकड़े करो, कोई आपके देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी। भारत माँ के झंडे जलाओ, वंदे मातरम का अपमान करो। अरे भैया सुन लीजिए, आपके मोदी जी गए थे, सुन लीजिए, भारत माँ को डायन कहने वालों के साथ आपने सरकार चलाई है, भारत माँ को डायन कहने वालों के साथ कुछ तो शर्म करो अजय भाई। और सुन लीजिए, आप जिस वर्ग से आते हैं
कौन काबुल छोड़ के जुड़ा हुआ भारत है? कम से कम आपको पाकिस्तान की बात आप क्या करोगे साहब? अजय जी, मैंने कहा ना, जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ अजय जी, आपको बताना चाहूंगा, भारत माँ का सच्चा सपूत है। अजय जी, आप क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो? उनको चेतन जी, आज कांग्रेस के एक मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो बयान देते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो जब भाषण देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि एक गली का पार्षद भाषण दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उनका ये कहना है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये किसके बोल थे और कौन लोग ऐसे बोल सकते हैं? मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जी, आप बोल सकते हैं खुलकर। आपकी जनता जानती है, आप जानते हैं कि किसके बोल थे ये और किस स्तर के बोल थे। ये क्या प्रधानमंत्री को शोभित करता है कि इस तरह के हल्के बोल बोले? जी, पाकिस्तान ने जब कहा था, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब किस तरह के शब्द थे? आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही आकर के आगे उनको जवाब दिया था। माफ करना, आपकी कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर के नहीं दिया था। और आप 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। मेरे लव लेटर नहीं लिखते हैं हम, तोप का जवाब ये आप लीजिए, छुपाते क्यों हैं? सुन तो लीजिए, हम तोप का जवाब मिसाइलों से देते हैं। लव लेटर आप देते हैं? वही हम कह रहे हैं अजय जी, हम तोप का जवाब मिसाइलों से देते हैं, हम बातों से नहीं, करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। इमरान को, जिसको आपने कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी बनाया, उसके लफ्ज जरा सुनिए। आपने लव लेटर लिखा कि नहीं लिखा? अरे हम लव लेटर लिखने की भाषा न तो जानते हैं न करते हैं। लव लेटर जो थाईलैंड जाते हैं, जो ब्रिटेन जाते हैं, उनसे पूछिए। आप टीवी पे बता दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले लव लेटर इमरान खान को नहीं लिखा, बोल दीजिए आप। अरे लव लेटर न तो हम पहले लिखे हैं न आज लिखते हैं। राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं, राष्ट्रवाद के लिए मरते हैं। और आप चिंता मत करिए, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको सब करके दिखा देंगे। आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, जो सर्जिकल सुन लीजिए, जो एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगे, जो स्पेस स्ट्राइक पे सबूत मांगे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे, वो देश के गद्दारों को सबूत क्यों देना? देश के गद्दारों को कोई सबूत नहीं देंगे। देश के गद्दार कौन होते हैं आपके पास? आप क्या देश के गद्दार कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? जी अजय जी, रोकना चाहूंगा, चेतन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। समय की सीमा खत्म हो रही है, समय कम है, मुद्दे ज्यादा हैं, पर आज भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हमारे साथ हमारे सब विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, तमाम नेता आज भी, हमने अभी अजय शाह से भी बात करी, दोनों का कहना है, दोनों पार्टियों का, कि सरकार अपने अपने क्षेत्र में काम तो कर ही रही है, ऐसा कोई विरोध के सुर नहीं है, पर दोनों ये मानने को तैयार नहीं है कि हर पार्टी अपनी ढपली अपना राग गा रही है। देखिए मनीष, एक बात यहाँ पर विषयांतर होते हुए नजर आई है, जिस विषय को लेकर बात शुरू की थी। लोकसभा चुनाव में ये बात सही है कि क्षेत्र विशेष में जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नामांकन दाखिल कर रहे हैं और प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक जानकारी और दुरुस्त करना चाहूंगा मैं, क्योंकि सीधी में रीति पाठक के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां मौजूद रहे थे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान राकेश सिंह के नामांकन दाखिल करते समय मौजूद रहे थे। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते की बात सही है, जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन दाखिल करने को लेकर कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा, तो ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि क्या फग्गन सिंह कुलस्ते से केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व नाराज चल रहा है। अभी तो पहले चरण के चुनाव की बात हो रही है, इसके बाद 3 चरणों के चुनाव और मध्य प्रदेश में बाकी है। यदि इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं तो कहीं न कहीं एक बात से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी में के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से आप मंडला लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो मंडला लोकसभा क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से सिर्फ एकमात्र केवलारी विधानसभा क्षेत्र सामान्य है, बाकी तमाम सीटें आरक्षित है और आदिवासी वर्ग की ये तमाम सीटें जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए।
तो अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगे बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी ढपली अपने अपना राग गा रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव का ये जो दंगल है 2019, इसमें कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी। फिलहाल अनादि विशेष में इतनी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे अनादि टीवी के साथ। तो आपने देखा कि अपना अपना क्षेत्र सजाने में लगी बीजेपी कांग्रेस किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अभी भी आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं कोई भी पार्टी ये मानने को राजी नहीं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर जाके जनता के आक्रोश को कम करना चाहिए और जनता को समझाना चाहिए, और साथ ही दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की रणनीति पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल अनादि विशेष पर इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ।